भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी सदा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी
राष्ट्रपति महोदया, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रही। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस
पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था। लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा हुई बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुरानी लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आजाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्यू और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और
राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृतकाल। भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित किए। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगे इनोवेशंस में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीते वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और स्वजनों, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जो विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को
अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजन, मैंने अपने अब तक के जीवन में जौन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय। Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಡಿಶಾದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತ ಯಾವ ಥರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಸೊ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದ್ರ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ನಾವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ. ಇಂತಹ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂತಸನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಲಿತರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಿಂದ ಬಂದವರು, ಜೊತೆಗೆ ಒಡಿಶಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ದಲಿತರು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಬಹುದು, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಬಹುದು, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ, ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. President of India, Mr. Ramnath Kovind, the new President, Madam President Murmu, along with other dignitaries now leaving for the Rashtrapati Bhavan. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿನೂ ಕೂಡ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಭಾರತ, ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನೊಬ್ಬಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. पहली राष्ट्रपति देश को मिली है, साथ ही हम देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होंगी और राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी और इसके बाद राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद विदा होंगे. द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं. संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं. देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई है. कई मायनों में आज हमने इतिहास को बनते देखा है और तमाम बड़ी बातें जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही हैं. उन्होंने नई भारत की नई तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि वो तमाम देशवासियों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनका अभिनंदन करती हैं. और सबसे बड़ी बात कि एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है. देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक और महत्वपूर्ण पड़ाव, जब देश ने आजादी के 50 साल पूरे किए, उस वक्त उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है. Absolutely, and significantly, as the new Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, the President also hailed the contribution, the grit, the valor of the security forces, the Indian Armed Forces, who continue to guard us. And as 26th of July is remarkable in Indian history, we celebrate Kargil Vijay Divas on this very day. Just a day before that, Madam President Murmu has taken oath as the 15th President, and the President in India is the Commander of the Indian Armed Forces.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾವೇರಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇಶದ 15ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವರೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದು ನನಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅವರು. ಇದೀಗ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ. ಸೊ ಇದೀಗ ಕಾವೇರಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಂದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. In a short while from now, the Inter-Services Guard of Honor at the Rashtrapati Bhavan. और इस समय स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं. ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಕೂತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸನ್ನು ಏನು ಕಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.